स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम करेंगे बात मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार का एक वीडियो मैंने करा दिया है जिसमें मैंने मूल अधिकार के बारे में जितने भी थे सब बताया हुआ है और साथ साथ में अभी तक मैंने 20 क्वेश्चन भी करा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मूल अधिकार फर्स्ट नाम से है, अगर वो वीडियो नहीं देखा उसको देख लीजिए। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में प्रश्न नंबर 21 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे 21-20 क्वेश्चन तक करा दिए थे। ठीक है, 20 क्वेश्चन और जितना भी डिस्क्रिप्शन था वो सब करा दिया था। वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में 21 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। देखिए, मूल अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार, संविधान के किस अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी, क्या कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किए गए हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद खंडों 15(6) और 15(6) और 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूत प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूत प्रदान करता है। तो इनमें से आपका आंसर होगा कि 16(1) और 16(2), 16(1) और 16(2) जो कि अवसर की समानता की प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1), 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन के विषय में भारत के नागरिकों के अवसर के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूत प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के लिए समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो आपका डी है, आर्थिक समानता का कहीं पे बात नहीं कही गई है, आर्थिक न्याय की बात कही गई, ना कि समानता। यहाँ पे किसकी किसकी, तो कानून के समझ समानता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता। ठीक है, तो ये आर्थिक समानता नहीं होगा। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कथन और कारण। कथन क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। सही, ठीक बात है, कर सकता है। दूसरा आर कथन कारण है कि समान लोगों में विधि समान होती है तथा समान रूप से प्रशासित होती है की जाएगी। तो ये गलत होगा, नहीं सही है, सही ये नहीं, यानी कि देखो कथन क्या था, कथन था कि सामाजिक, सॉरी, कथन है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और कारण है कि समान लोगों में विधि समान होगी तथा समान रूप से प्रशासित की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। तो इसीलिए इसका स्पष्टीकरण भी यही है और इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। सही है, ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। देखिए, राज्य राज्य जो है वो राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीब, पिछड़ों और वंचितों आदि के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 16 के 4 तथा 15 के 4 के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए समान, लेकिन लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन आर और कारण आर, कथन ए और कारण आर दोनों का स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो क्या है इसका? पहला कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, बिल्कुल सही है। नंबर दूसरा है कि संविधान में अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ये भी सही है। सी कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ये भी सही है। यानी ए और बी सी तीनों को पढ़ना, तो ये भी तीनों जो है वो समान भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक निगमन करने का सक्षम है। एक्सप्लेनेशन है कि सर्वोच्च न्यायालय के रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 14 और 16 संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D में प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत इन अनुच्छेदों के निष्कर्षणीय तथा इसके संगत वर्गीकरण अर्थात असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतन मानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें? तो अनुच्छेद डी, अनुच्छेद जो है इसमें 14 और 16 में, 14 और 16 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी प्रकार में, उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता के से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य के लिए किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध होगा? तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करना। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन से, यानी छुआछूत के उन्मूलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, छुआछूत से कौन सा था? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 17 के अनुसार। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत तथा उसकी किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। इसके साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 जो कि समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है, अस्पृश्यता के निषेध से अछूत अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों को एक मौलिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो ये समता का अधिकार में है, क्योंकि समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक का बात करता है, तो इसीलिए उसी के अंतर्गत 17 आ जाता है, तो ये समता के अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जाता है? तो कानून बनाकर किया जाता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा की उन्नति करके, बिल्कुल सही है। जन जागरण द्वारा, बिल्कुल सही है। और नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, तो ये तो गलत हो जाएगा। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर कहीं पर अस्पृश्यता का अंत नहीं किया जा सकता है, लेकिन कानून बनाकर किया जा सकता है। शिक्षा को उन्नत कर दे, अच्छा कर दे, तब किया जा सकता है। और जन जागरूकता कर दे, तब किया जा सकता है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर शिक्षा की उन्नति द्वारा एवं जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 17 इस अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन क्या है कि कथन अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है।
बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कारण है कि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। अस्पृश्यता के चलन का आधार आधार जो है धार्मिक स्वीकृति है, बिल्कुल सही है। और इसी कारण ये संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप भी माना जाता है। तो ये दोनों कथन सही है और इसका वो एक्सप्लेनेशन यानी कि स्पष्टीकरण भी कर रहा है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और इन्हें अवसर से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गाल्टुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है जिसे उन्होंने हिंसा शांति और अनुसंधान 1969 नामक लेख में प्रस्तुत किया है। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, अस्पृश्यता आदि। अस्पृश्यता, जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित पहलू है जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता और अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीचे माने जाने वाले जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है और अस्पृश्यता के इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्रदान की जाती है। इसलिए ये और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? तो भिन्न वर्ग में आता है इसमें 14, 15, 16, 19। अगर देखा जाए तो 19 आता है। क्यों? क्योंकि ये 3 समानता के संबंधित है, लेकिन 19 जो है वो स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसीलिए भिन्न आता है। देखिए, दिए गए अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न आता है। यह स्वतंत्रता का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों 14, 15 और 16 समान अधिकार का वर्णन करता है। एक अन्य दृष्टि से देखें तो 15, 16 और 19 केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जबकि 14 जो है सभी के लिए। ये भी एक आ जाता, तो इसलिए इस पर स्टार लगा गया। इसका कौन सा आंसर सही होगा? अगर 15, 16 और 19 को देखा है, एक ही केवल नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है, और जबकि 14 जो है जो सबके लिए, तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन का आंसर दोनों हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सा अनुच्छेद जिसमें जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार की बात की गई? तो अनुच्छेद 19 से लगा के 22 तक, 19 से लगा के 22 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण तथा अनुच्छेद 21 के में का के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 19 में, यानी स्वतंत्रता का अधिकार में। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19 के एक का के अंतर्गत वर्णित वाक्य स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसे निहित माना गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का करता है? तो अनुच्छेद 19 से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। कौन सा? तो अनुच्छेद 19 के 1 में का में। नेक्स्ट है कि भारत में समाचार पत्र की स्वतंत्रता, सेम क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 के 1 में जो है वो समाचार पत्रों के स्वतंत्रता की बात कही गई है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है? तो ये एक है 19 के का, अनुच्छेद 19 के का में, अनुच्छेद 19 के एक के का में कहा गया है कि राष्ट्रीय झंडे को फहराना नागरिकों की मौलिक अधिकार है। नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के 19(1) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के अधिकार के
भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, तो ये नहीं आता है। बाद बाकी शांतिपूर्ण इकट्ठा होना आता है। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, ये भी है। और इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 19 के 1 के खा में शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। और साथ ही अनुच्छेद 19 के 3 में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन के स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हित में युक्त निर्बंधन आरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो उपयुक्त सभी कौन? भारत की संप्रभुता पर, लोक व्यवस्था पर, न्यायपालिका का अपमान और अवांछनीय आलोचना। तो इस प्रकार से आपका स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को 2 के तहत नागरिकों के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, विशिष्टाचार और सदाचार के हितों में अथवा अदालत का अपमानना, मानहानि या किसी अपराध का उद्दीपन के आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? तो यह है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 भारतीय गणराज्य में संविधान का अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि विषयक के कुछ अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 21 में। क्या था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 21 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली AIR 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामलों में यह निर्धारित किया जा गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली का संरक्षण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण का भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो इनमें से किसी को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आवास का अधिकार बिल्कुल सही, विदेश यात्रा का बिल्कुल सही, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, तो ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए इसका आंसर 1 और 2 और 3 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1995 बाद में किए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। फिर न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के बादों में निर्णय के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन यद्यपि अनुच्छेद 39 घ के तहत राज्य के नीति निषेध तत्व का भाग है। यद्यपि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ
भारत संघ बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 और 15 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश सेवा आयोग ने कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न समान कार्य के लिए समान वेतन को उपयुक्त बंधुओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित या नियमित मूल्य अधिकार माना है, अतः प्रश्न का उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के डी के अनुच्छेद 21 को मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो ये आपको एकांतता का अधिकार क्या है कि निम्नलिखित में से किन अधिकारों को कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 का डी को अनुच्छेद 21 में मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? तो एकांतता का अधिकार। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्टता मूल अधिकार में नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वाचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकार के अंतर्निहित माना है। विशेषकर अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल किया गया है। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य बाद 1975 तथा मलक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणा बाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के डी में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद आधार के मामले में अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने 9 सदस्यीय संविधान पीठ के निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्निहित तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटी कृत स्वतंत्रताओं का भाग मानते हुए इसे स्पष्टता संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है। उच्चतम न्यायालय ने विकल्पों के में दिए गए उपरोक्त 4 अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारों को भी अपने विभिन्न निर्णयों के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना है। इसमें से प्रमुख ये हैं, कौन कौन से हैं 21 के अंतर्गत? देखो, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, और ये सभी अनुच्छेद 21 में ही आते हैं। और एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता का अधिकार, और एक कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। तो ये सभी आते हैं अनुच्छेद 21 के तहत। याद रखना, इनमें से कोई भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि निजता के अधिकार के जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो निजता का अधिकार अभी आप लोगों ने देखा किसमें? तो अनुच्छेद 21 के भाग 3 में, अनुच्छेद 21 भाग 3 में ये स्वतंत्रता दी गई है। उपरोक्त दिया गया अनुच्छेद 21 तथा भाग 3 में गारंटी दी गई है कि स्वतंत्रताओं के अंतर्गत सही तथा समुचित ढंग से अर्थित होता है। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने 9 सदस्यीय संविधान पीठ में भी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है तथा ये कहा कि निजता का अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण करता है? तो अनुच्छेद 21 भी है। अनुच्छेद 21 क्या है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 21 के तहत। 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए अनुच्छेद 21 में इसको निहित किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो मृत्युदंड जो है वो 21 के दायरे में नहीं आता। कौन कौन सा आता है? एक, चिकित्सकीय द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, बिल्कुल सही है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न, बिल्कुल सही है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, सही है, लेकिन मृत्युदंड इसके अंतर्गत नहीं आता है। जगमोहन बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया। अतः मृत्युदंड को 21 के दायरे में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। इनमें से कौन सा अनुच्छेद या कौन सा प्रावधान जो एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जीवन का अधिकार, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूलाधिकार स्थापित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 21 तथा 20 अपराधों के लिए दोषसिद्ध का संरक्षण को स्थगित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल हुआ हो तो अनुच्छेद 21 और 20 के साथ अनुच्छेद 19 यानी वाक स्वतंत्र विषय के कुछ अधिकार का संरक्षण भी जीवित रहता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार को निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 358 जो है वो अनुच्छेद 19 के द्वारा दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है, जबकि 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन यानी कि 20 और 21 को छोड़कर बाद बाकी सबका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है? तो ये कौन सा बात था? तो उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन क्या आता है कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 में कार्य क्षेत्र का विस्तार करके शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? तो शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के काम में या 21 के 1 में ए में शामिल किया गया है। तो ये किसके? तो उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश के बाद की बात। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के रूप में उन्नीकृष्णन और बनाम आंध्र प्रदेश राज्य अन्य बाद में कहते हुए संगठित किया है कि यह देश के नागरिकों को शिक्षा मौलिक अधिकार प्राप्त है। देश के नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह संविधान के अनुच्छेद यह संविधान के यह मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 से निकला है। हालांकि यह निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इसकी विषय वस्तु मापदंडों के अनुच्छेद 45 और 41 में आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 6 वर्ष के आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो क्या ये एक मूल अधिकार है? ये भी एक मूल अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया तथा इसके अनुसार राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधन निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देख रेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार 2009 संसद द्वारा पारित किया गया जो तत्संबंधित संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। और शिक्षा के अधिकार जो मानवाधिकार भी है, क्योंकि सूचना का अधिकार भी मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके निर्णय के अनुसार सूचना के अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के काम में उल्लेखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। हालांकि ये संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसको किया है। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संशोधन करके शिक्षा को अधिकार कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान में अंतर्निहित मौलिक अधिकार है? तो शिक्षा का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार है।
जो कि भारतीय संविधान पूछ रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत, तो शिक्षा का अधिकार। अगर सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा तो सूचना का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में अंतर्निहित है तो शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कथन ए क्या है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। बिल्कुल सही है। और आर क्या है, कारण क्या है, ये प्रजातांत्रिक समाज को शिक्षा के अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास का अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। बिल्कुल सही है कथन है, और इसकी जो है व्याख्या भी कर रहा है, तो इसीलिए दोनों सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के संविधान भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 के का के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, और शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार भी है। एक प्रजातांत्रिक समाज में यह मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, और व्यक्तित्व के विकास के लिए भी शिक्षा जो है वो अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन परिकल्पित है। तो इनमें से कौन परिकल्पित है। एक, मानव देह का व्यापार एवं बंधुआ मजदूर बेगारी का निषेध। बिल्कुल सही है। और चौथा है कारखानों में खादानों में बच्चों के नियोजन का निषेध करना। तो ये भी सही है, दोनों कथन सही है, यानी 1 और 4। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव का दुर्व्यापार तथा बालाश्रम का पर प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 23 क्या करता है, 23 तथा 24। तो 23 में क्या है कि मानव के दुर्व्यापार संबंधित है, और वहीं अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। कथन 1 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो ये आपका है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों में कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। ऐसा निषेध है क्या, पूर्ण निषेध करता है, पूर्ण निषेध। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का पूर्ण निषेध करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, या अन्य परिसंकट में नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के विरुद्ध। तो अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है कि आईसीसीपीआर के अनुसार बालकों कितने वर्ष के बालकों द्वारा अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो अनुच्छेद 24। आईसीसीपीआर यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भी अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो वही अनुच्छेद 20 करता है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध से संबंधित है, तो अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध से दंड से संबंधित है, तो अनुच्छेद 20 का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है, और अनुच्छेद 20 का 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 20 के 3 में। 20 के 3 में क्या कि किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं के अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 में वर्णित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोषी के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 20 में किया गया है। नेक्स्ट है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 22 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद में खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ऐसा गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा के निरुद्ध नहीं रखा जाएगा और अपनी रुचि के विधि व्यवसायी की परामर्श करके प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने 70 क्वेश्चन कर लिए। 70 क्वेश्चन अभी बाकी है, तो 70 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग भी देख नहीं पाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म है, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेनेशन भी है, तो मैं एक्सप्लेनेशन भी करा रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं एक ही वीडियो में इसको समाप्त कर देता है। तो इसको आधा पार्ट जो कि इसका 70 क्वेश्चन का और बचा हुआ है, तो उसको मैं आधे घंटे में कवर कर लूँगा। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके अगर आप देखते हैं तो जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं और जल्दी चीज़ें दिमाग में भी घुसती हैं। तो यही मकसद है कि मेन मकसद क्या है पढ़ाने का, कि चीज़ों को याद करना, ना कि केवल वीडियो बना के डाल देना और पूरा वीडियो 1 घंटा 2 घंटा। तो उससे क्या होता है, उससे चीज़ें याद नहीं होती हैं। उससे चीज़ें क्या, तो वीडियो तो खत्म हो जाता है लेकिन चीज़ें याद नहीं होती। तो इसीलिए मैं आधे घंटे का वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग भी आराम से देख कर और तुरंत दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे, तो मौलिक अधिकार के जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका जो है नेक्स्ट वीडियो में पूरी कवर कर लेंगे। अब तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।